हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी इकोनॉमिक्स। माई सेल्फ मोनिका गर्ग। आज अपने स्टार्ट करेंगे बेटा आरबीएससी हिंदी मीडियम चैप्टर सेकेंड उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है बेटा, देखिए उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत पढ़ने से पहले अपने जानेंगे कि उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता कौन है? अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है। आपने बस इतना ही अभी तक रीड किया है, बट अब अपने 12th स्टैंडर्ड में रीड करेंगे कि उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट होता है। आर्थिक एजेंट का मीनिंग जो अर्थव्यवस्था से संबंधित निर्णय लेता है। ठीक है, तो उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है जो वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग करता है अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए। अब आपने ये तो रीड किया है कि वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग करता है, बट अपने वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग क्यों करते हैं? क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं में हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्या होती है? क्षमता होती है। तो उसी क्षमता को देखते हुए एक व्यक्ति वस्तु और सेवाओं का क्या करता है? उपभोग करता है। तो आप देखेंगे कि उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है जो अपनी आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करने के लिए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है? उपभोग करता है। तो अब अपने ये जानते हैं कि हम वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग क्यों करते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि क्योंकि उसके अंदर हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्या होती है? क्षमता होती है। जी बेटा, तो अब अपने देखेंगे उपभोक्ता का उद्देश्य, इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता संतुलन। देखो आप सभी को पता है कि अर्थव्यवस्था में हमारी आवश्यकताएं क्या होती हैं? असीमित होती हैं, और उन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं, वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं। तो अब हमें क्या करना होता है? बैलेंस बनाना पड़ता है। एक उपभोक्ता के लिए उसका सीमित साधन क्या होता है? उसकी आय। अब उसको क्या करना होता है? उस अपनी सीमित आय से अपनी असीमित आवश्यकताओं को क्या करना होता है? संतुष्ट करना होता है। तो वो किस तरह से करे कि उसको अधिकतम संतुष्टि मिले? तो इसी को बोलते हैं उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता का संतुलन का मीनिंग क्या है? कि एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अपनी असीमित आवश्यकताओं को अपनी सीमित आय को अपनी असीमित आवश्यकताओं पर किस तरह से लगाए कि उसको अधिकतम संतुष्टि मिले। जितना ज्यादा बेस्ट तरीके से वो अपनी आय को खर्च करेगा, उतने ही अधिकतम उसको क्या मिलेगी? संतुष्टि मिलेगी। देखो इसका मीनिंग क्या है कि असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों के होने पर एक उपभोक्ता का उद्देश्य है अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है, और जब वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तो उसे ही कहते हैं कि उपभोक्ता एक संतुलन की अवस्था में है, यानी बेस्ट सिचुएशन। सपोज कीजिए आप मार्केट जाते हो, और मार्केट जाने पर आपके पास पॉकेट मनी है कोई 1000 रुपीज है, तो उस 1000 रुपीज से जो आप अच्छे से अच्छा परचेज करके लाओगे, भी उससे बेस्ट ऑप्शन, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आपने परचेज कर लिया, उससे बेस्ट कुछ नहीं है, आप उसमें चेंज नहीं लाना चाहोगे, तब आप बोलोगे कि उपभोक्ता संतुलन में है। संतुलन का मीनिंग क्या है? बेस्ट सिचुएशन, यानी सबसे अच्छी स्थिति। भी उस अच्छी स्थिति से परिवर्तन नहीं करना चाहोगे। आप मार्केट गए, 1000 रुपीज में, 1000 रुपीज में आपने सबसे अच्छी चीज परचेज कर ली, सबसे बेस्ट ओपिनियन आपने चूज कर लिया, तो वो स्थिति होगी संतुलन की। यानी उस संतुलन की स्थिति से आप परिवर्तन नहीं करना चाहोगे, वो सबसे बेस्ट स्थिति है। तो इसीलिए बोलते हैं कि असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों के होने पर एक उपभोक्ता का उद्देश्य है अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है, और वो जब अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तो उपभोक्ता की स्थिति में आ जाता है? संतुलन की स्थिति में आ जाता है। अब अपने उपभोक्ता के संतुलन की एक छोटी सी डेफिनेशन करेंगे। बाई चांस आपके एग्जाम में आ जाए कि उपभोक्ता संतुलन को परिभाषित कीजिए, अगर बेटा वर्ड आता है उपभोक्ता संतुलन से क्या आशय है, तब तो आपने ये राइट करना है। ठीक है, आशय में क्या राइट करोगे? असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों के होने पर यहाँ से लेकर अवस्था में होता है। बट अगर आपसे पूछ लें उपभोक्ता संतुलन को परिभाषित कीजिए, तब आप किसकी डेफिनेशन दोगे? सैमुअल्सन की। किसकी डेफिनेशन दोगे? सैमुअल्सन की। सैमुअल्सन के शब्दों में देखिए, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह अपनी दी हुई आय,
यानी जो उसके पास आय होती है, और बाजार में जो वस्तुओं की क्या होती है, कीमतें होती हैं। अब बाजार में जो वस्तुओं की कीमतें होंगी अपने उसको बदल तो नहीं सकते, ठीक है। तो बाजार में जो वस्तुओं की कीमतें हैं और जो आपके पास आय है, उससे आप ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हो जिससे आपको अधिकतम संतुष्टि मिले। तो वो कौन सी स्थिति होगी, उपभोक्ता के संतुलन की। तो इसमें देखिए, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। यानी इससे बेस्ट और कुछ नहीं होगा, जितनी आय से वो जितना बेस्ट खरीद सकता था वो खरीद रहा है। ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, अब अपने रीड करेंगे उपयोगिता का अभिप्राय। क्या रीड करेंगे, उपयोगिता का अभिप्राय। तो उपयोगिता का अर्थ है, देखो बेटा, जो उपभोक्ता होता है वो वस्तु और सेवा का उपभोग करता है। मैंने बताया क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्या होती है, क्षमता होती है। यानी वस्तुओं और सेवाओं में उपभोग कोई भी पर्सन है, वस्तुओं और सेवाओं में किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्या होती है, क्षमता होती है। और उसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को अपने अर्थशास्त्र में कहेंगे उपयोगिता। क्या कहेंगे, उपयोगिता। यानी हर एक वस्तु के अंदर, सेवा के अंदर मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्या होती है, क्षमता होती है। और आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, उपयोगिता। तो अपने अर्थशास्त्र के अंदर आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो पावर है, जो क्षमता है, उसको क्या कहेंगे, उपयोगिता कहेंगे। यहाँ अपने उपयोगिता क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज हम स्टडी कर रहे हैं उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। यानी उपभोक्ता बाजार के अंदर क्या व्यवहार करता है, उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाएं खरीदता है। क्यों खरीदता है, आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए। अब आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता क्या कहलाती है, उपयोगिता। तो जो उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन है ना, वो हम उपयोगिता विश्लेषण से करेंगे। और उपयोगिता विश्लेषण को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि उपयोगिता होती क्या है। तो उसी के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि उपयोगिता क्या होती है, कि वस्तुओं और सेवाओं में आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को ही क्या कहेंगे, उपयोगिता कहेंगे। अर्थात उपयोगिता का अर्थ है आवश्यकता संतुष्टि शक्ति। यानी वस्तु विशेष में उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता का नाम ही क्या है बेटा, उपयोगिता है। अब आपको ये जानना होगा कि उपयोगिता, हम किसी भी वस्तु को हमारी लेने की इच्छा जितनी अधिक तीव्र होगी, हमें उससे उतनी ही ज्यादा उपयोगिता मिलेगी। एक बहुत, फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत प्यासा व्यक्ति है, अब उसके लिए पानी की उपयोगिता बहुत ज्यादा होगी उस व्यक्ति की बजाय जिसको भी पानी की प्यास ही नहीं है। अब जैसे आप मान लीजिए कि एक भूखा व्यक्ति है, उसको भोजन को प्राप्त करने की उसकी इच्छा है, बहुत तीव्र है, वो चाहता है जल्दी से जल्दी भोजन उसके सामने आ जाए। तो भोजन से जो उसको उपयोगिता मिलेगी वो बहुत अधिक मिलेगी। और जैसे जैसे वो भोजन का क्या करता जाएगा, उपभोग करता जाएगा, तो उसकी इच्छा की तीव्रता कम होती जाएगी और मिलने वाली उपयोगिता भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी मेरा मीनिंग है कि जो उपयोगिता है वो इच्छा की तीव्रता का फलन होती है। मीनिंग, हम किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की जितनी ज्यादा हमारे अंदर तीव्रता होगी, उतनी ही उस वस्तु से हमें प्राप्त उपयोगिता क्या होगी, अधिक होगी। जैसे अब आप लोगों के अंदर, अगर आप बड़ा अफसर बनना चाहते हैं, आपके अंदर जितनी बड़ा अफसर बनने की इच्छा होगी, जितनी उसकी तीव्रता होगी, उतनी ही जल्दी आप अपने मकसद की ओर पहुंचोगे। तो इसी तरह से देखिए, उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन होती है। उपभोक्ता में किसी वस्तु विशेष के प्रति उपभोग की तीव्रता जितनी अधिक होगी, उपभोक्ता को उस वस्तु के उपभोग से उतनी ही अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु विशेष का उपभोग करता चला जाता है, तो उसके उपभोग की इच्छा भी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ठीक है बेटा। यानी आपको अगर मैं बताऊं कि उपभोक्ता क्या है, इच्छा की तीव्रता का फलन है, ये वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। इच्छा की तीव्रता का फलन का मीनिंग, जिस चीज को अपने प्राप्त करने की जितनी ज्यादा प्रबल इच्छा होगी, उतनी ही उस वस्तु से हमें उपयोगिता मिलेगी। अगर हम किसी चीज को प्राप्ति नहीं करना चाहते तो उससे हमें बताओ क्या उपयोगिता मिलेगी। ठीक है। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन होती है। भी किसी भी चीज को हमारे अंदर प्राप्त करने की कितनी प्रबलता है, कितना हम उसको चाहते हैं प्राप्त करना, जितना आप अधिक इच्छा होगी आपकी,
उतना ही अधिक आपको उस वस्तु से उपयोगिता मिलेगी। और जैसे जैसे आप उस वस्तु का उपभोग करते चले जाओगे, आपकी इच्छा की तीव्रता कम होती चली जाएगी और आपकी उपयोगिता क्या होगी, उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है बेटा, आगे करते हैं उपयोगिता की विशेषताएं। बेटा देखिए, अब करते हैं अपने उपयोगिता की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। इसका मीनिंग क्या है कि उपयोगिता हर एक व्यक्ति की मानसिक दशा पर निर्भर करती है, अपनी सोच पर निर्भर करती है। अगर किसी वस्तु से उपयोगिता अधिक मिल सकती है सोच के अनुसार, और किसी वस्तु की उपयोगिता क्या मिल सकती है, कम मिल सकती है। देखो मैंने राइट किया है, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता का कम या अधिक होना उपभोक्ता की मानसिक दशा पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है बेटा। सेकंड देखिए, उपयोगिता व्यक्ति परक है। व्यक्ति परक का मीनिंग क्या है, विभिन्न व्यक्तियों के लिए उपयोगिता क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। एक ही वस्तु की उपयोगिता अलग अलग व्यक्तियों के लिए क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने राइट किया है, चाय की उपयोगिता। किसी व्यक्ति के को तो चाय बहुत अधिक पसंद है, तो उसके लिए चाय की उपयोगिता क्या होगी, अधिक होगी। और किसी व्यक्ति को चाय बिल्कुल ही नहीं पसंद है, तो उसके लिए चाय की उपयोगिता शून्य होगी। हाँ जी, देखिए थर्ड पॉइंट, उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। इसका अर्थ क्या है कि उपयोगिता समय और स्थान के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं रूम हीटर का, तो रूम हीटर की उपयोगिता समय और स्थान के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। अगर अपने स्थान की बात करें तो चेन्नई ले लें और अपने लद्दाख ले लें। लद्दाख में बहुत अधिक सर्दी है, तो वहां पर रूम हीटर की उपयोगिता अधिक होगी। और मुंबई में, चेन्नई में बहुत अधिक गर्मी है, तो वहां पर रूम हीटर की उपयोगिता कम होगी। और अगर मौसम की बात करें, समय की बात करें, तो गर्मी तथा सर्दी का मौसम, सूती वस्त्र की उपयोगिता गर्मी में अधिक होगी और सर्दी में ऊनी वस्त्र की उपयोगिता अधिक होगी। तो यानी किसी भी वस्तु की उपयोगिता है, या फिर अपने लें कि सूती वस्त्र की उपयोगिता गर्मी में अधिक होगी और वही सूती वस्त्रों की उपयोगिता सर्दियों में कम होगी। तो इसमें देखिए उपयोगिता के विचार सापेक्षिक है। इसका मीनिंग क्या है कि उपयोगिता समय और स्थान के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। जैसे एक रूम हीटर से मिलने वाली उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह व्यक्ति लद्दाख में है अथवा चेन्नई में, अथवा गर्मी का मौसम है या ठंड का मौसम। ठीक है बेटा, अब अपने करेंगे उपयोगिता के प्रकार। हाँ जी बेटा, अब करेंगे अपने उपयोगिता विश्लेषण। देखिए बेटा, उपयोगिता विश्लेषण टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है गणनावाचक विश्लेषण, और सेकंड है बेटा कर्मवाचक विश्लेषण। गणनावाचक विश्लेषण हमें दिया था मार्शल, पिगू, ऑर्थर। जैसे अर्थशास्त्रियों ने हमें कौन सा दृष्टिकोण दिया, गणनावाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण या गणनावाचक विश्लेषण देने वाले अर्थशास्त्री हैं मार्शल, पिगू, ऑर्थर। अब ये अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि हम किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं तो उससे हमें उपयोगिता मिलती है, और उस उपयोगिता को हम मुद्रा के रूप में क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। मुद्रा के रूप में उपयोगिता को मापा जा सकता है। ये बात कौन कह रहे हैं, मार्शल, पिगू और ऑर्थर। मार्शल, पिगू, ऑर्थर क्या कह रहे हैं, हम किसी भी वस्तु का उपयोग करने से हमें जो भी उपयोगिता मिलेगी ना बेटा, उसे हम मुद्रा के रूप में क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जिस तरह से दूरी को किलोमीटर में, दूध को लीटर में, कपड़े को मीटर में मापा जाता है, उसी तरह से उपयोगिता को यूटिल्स में नापा जाता है। किसमें मापा जाता है, यूटिल्स में। समझ आई आपको बात। जैसे कि हम दूरी को किससे दूरी की मेजरमेंट यूनिट क्या है, दूरी को मापने की इकाई क्या है, किलोमीटर। दूध को मापने की इकाई क्या है, लीटर। कपड़े को मापने की इकाई क्या है, मीटर। उसी तरह से उपयोगिता को मापने की इकाई क्या है, यूटिल्स। तो मार्शल, पिगू, ऑर्थर ने बोला कि उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, और इसको मापने की इकाई क्या है बेटा, यूटिल्स। क्या है, यूटिल्स। तो इसी तरह से अब आया कर्मवाचक विश्लेषण। कर्मवाचक विश्लेषण के जन्मदाता हैं J.R. हिक्स और R.J.D. एलन। ये अर्थशास्त्री कहते हैं
कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, बल्कि उपयोगिता को क्या किया जा सकता है? उपयोगिता को क्रम दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है बेटा? क्रम दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, बल्कि उपयोगिता को क्या दिया जा सकता है? क्रम दिया जा सकता है। और इस विश्लेषण को अर्थशास्त्रियों ने तटस्थता वक्र की सहायता से समझाया। तटस्थता वक्र की सहायता से क्रमवाचक विश्लेषण को समझाया। देखिए बेटा, मैं क्या बता रही हूँ कि हमारे उपयोगिता विश्लेषण 2 टाइप्स के होते हैं, गणनावाचक विश्लेषण और क्रमवाचक विश्लेषण। गणनावाचक विश्लेषण हमें दिया है मार्शल, पिगू और ऑर्थर ने। ये अर्थशास्त्री बोलते हैं कि किसी भी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है और उसको उपयोगिता को मापने की इकाई क्या है? यूटिल्स। लेकिन क्रमवाचक विश्लेषण के जो अर्थशास्त्री थे वो इनके गणनावाचक विश्लेषण के अर्थशास्त्रियों के खिलाफ थे। वो ये कहते थे कि हमें किसी भी वस्तु से अगर उपयोगिता मिलती है तो हम उसको माप नहीं सकते, बल्कि उसकी पसंद के अनुसार, वस्तु की पसंद के अनुसार हम उसको क्या दे सकते हैं? क्रम दे सकते हैं। और इन्होंने क्रमवाचक विश्लेषण को तटस्थता वक्र की सहायता से समझाया। अब अपने रीड करेंगे गणनावाचक विश्लेषण। गणनावाचक विश्लेषण रीड करने के बाद फिर उसके बाद हम करेंगे क्रमवाचक विश्लेषण। हाँ जी बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना ज्यादा हो सके आप शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।